हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा। दोस्तों, हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से देख रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने टोटल 81 सेट को डिस्कस कर लिया है। आज के सेट में हम लोग सेट नंबर 82 को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारी पहले की वीडियोज़ को नहीं देखा है उसे देख लीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज के सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो चलिए देखते हैं। पहला है धौलावीरा, जो कि कच्छ के रन में स्थित है और यह लूनी नदी के किनारे स्थित है। तो पहला तो सही सुमेलित है। दूसरा है कालीबंगा। दोस्तों, कालीबंगा लूनी नदी किनारे नहीं स्थित है, यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ये गलत हो गया। तीसरा है राखीगढ़ी, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ये बिल्कुल सही है। चौथा है रोपर, जो सतलज नदी के किनारे स्थित है, ये भी सही सुमेलित है। इसमें से कौन गलत सुमेलित है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और गलत ही पूछ रहा था, यानी सुमेलित कौन सा नहीं है ये पूछ रहा था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस उपनिषद में सभी आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है। तो दोस्तों, आश्रम कितने प्रकार के होते थे, तो 4 प्रकार के, और ये चारों जो है किस में देखने को मिलता था, तो जाबलोपनिषद में देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों, साथ ही मनुस्मृति में भी ये सभी आश्रम व्यवस्था देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने थे। तो दोस्तों, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी उनके बेटे खड़ग सिंह बने थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खड़ग सिंह। दोस्तों, महाराजा रंजीत सिंह जो थे वो सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे और इन्हें पंजाब का शेर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किताब उल यामिनी किसकी रचना है। तो दोस्तों, किताब उल यामिनी या फिर जिसे तारीखे यामिनी भी कहते हैं, यह उतवी की रचना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों, किताब उल यामिनी में किस बारे में बात की गई है, तो इसमें सुबुतगीन और महमूद के शासनकाल का इतिहास का वर्णन किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हेक्टर मुनरो संबंधित है। तो दोस्तों, हेक्टर मुनरो बक्सर युद्ध से संबंधित है। बक्सर युद्ध कब हुआ था, तो अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो और दूसरी तरफ मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन्होंने एक साथ संयुक्त रूप से हेक्टर मुनरो से युद्ध किए थे, जिसमें हेक्टर मुनरो की जीत हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र किसकी रचना है। तो दोस्तों, नाट्यशास्त्र यह भरत मुनि की रचना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भरत मुनि। दोस्तों, भरत मुनि जो है यह प्राचीन भारतीय ज्योतिषी और संगीतज्ञ थे। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना वर्ष डैश में की थी। यानी भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी, तो यह 25 जनवरी 1984 ईस्वी को किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, इसकी स्थापना सोसाइटी अधिनियम 1860 के तहत किया गया था और इसका उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न है, किस वर्ष से भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित किया जाने लगा। तो दोस्तों, महात्मा गांधी का चित्र नोटों पर 1996 ईस्वी से अंकित किया जाने लगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे पहले अगर पूछे कि महात्मा गांधी का चित्र भारतीय नोट पर कब अंकित किया गया था, तो महात्मा गांधी का 100वां जयंती था 1969 ईस्वी में। तो पहली बार 1969 ईस्वी में भारतीय नोट पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित किया गया था, लेकिन क्या कहता है, इसको विधिवत रूप से 1996 ईस्वी से भारतीय नोट पर महात्मा गांधी का चित्र अंकित किया जाने लगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुगल शासक अकबर ने किस सिख गुरु से गोइंदवाल जाकर भेंट की और उसकी पुत्री बीबी भानी को कुछ जमीन दान में भी दिए थे। तो ये थे गुरु अमरदास। कौन थे, गुरु अमरदास। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, अकबर ने गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन जो है वो दान में दिए थे और
रामदास के द्वारा एक शहर बसाया गया था, उस शहर का नाम रखा गया था रामदासपुर, जो कि बाद में आगे चलकर अमृतसर के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुरु अमरदास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और राज्यों के द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्टंप ड्यूटी जो है दोस्तों, यह संघ के द्वारा लगाया जाता है लेकिन वसूला जाता है राज्यों के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडारण का रखरखाव कौन करता है? तो दोस्तों भारत में विदेशी मुद्रा का रखरखाव आरबीआई के द्वारा किया जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को की गई थी और यह कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1 जनवरी 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका हेडक्वार्टर वर्तमान में मुंबई में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। तो दोस्तों पर कैपिटल इनकम कैसे निकाला जाता है? तो क्या कहते हैं, टोटल जो जनसंख्या है हमारे देश का और उस जनसंख्या के द्वारा जो राष्ट्रीय आय हुआ है उसमें जब हम डिवाइड करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है, यानी प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू राष्ट्रीय आय बटा जनसंख्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो इसमें से कौन सा उद्देश्य नहीं है, पहले हम लोग जान लेते हैं कि भारत सरकार की जो राजकोषीय नीति है उसका उद्देश्य क्या क्या है। तो दोस्तों उसका उद्देश्य है पूर्ण रोजगार, आर्थिक स्थिरता, आय और संपत्ति में समानता लाना, मूल्य स्थिरता, विकास दर को स्थिर करना, साथ ही साथ धन तथा आय का नियोजितीकरण करना, राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी करना। ये सारी चीज़ें जो है राजकोषीय नीति का उद्देश्य रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो वो हो जाएगा अंतरराज्यीय व्यापार का निगमन। ये भारत सरकार की राजकोषीय नीति के उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर यह हैदराबाद में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों इसकी स्थापना 2004 में आए हुए सुनामी के बाद अक्टूबर 2007 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई, मतलब 2007 में इसको कार्यरत किया गया। इसकी स्थापना की बात करें तो 2005 में इसको स्थापित कर दिया गया था, लेकिन कार्यरत कब हुआ? तो 2007 में ये कार्यरत हुआ था। वर्तमान में हैदराबाद में सुनामी वार्निंग सेंटर स्थित है। अगला प्रश्न है, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। तो दोस्तों पूर्वी तटीय मैदान को हम लोग कोरोमंडल तटीय के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोरोमंडल तटीय मैदान। अगला प्रश्न है, हैदराबाद जो मूसी नदी के किनारे अवस्थित है यह किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों मूसी नदी यह कृष्णा की सहायक नदी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृष्णा। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध निम्न में से किससे है? तो दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल यह ओजोन परत के क्षरण के लिए यह ये सम्मेलन किया गया था। और यह कब किया गया था? तो 16 सितंबर 1987 ईस्वी को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सम्मेलन किया गया था मॉन्ट्रियल में, और यह ओजोन परत के क्षरण को रोकने से संबंधित था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिन और रात जिस कारण होते हैं वह है। तो दोस्तों दिन और रात पृथ्वी के घूर्णन गति के वजह से होता है, जिसे हम लोग भूपरिभ्रमण भी कहते हैं, भूपरिभ्रमण भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और भूपरिक्रमण के कारण क्या होता है? तो दोस्तों भू परिक्रमण के कारण ऋतु में बदलाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ इस विभाजन का आधार है। तो दोस्तों मेघालय का पठार जो है इस पहाड़ियों का नामकरण यहाँ पे रहने वाले जनजातियों के आधार पर बांटा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनजातियों के आधार पर गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियों का विभाजन किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है निम्न में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? इसमें से कौन सा राज्य कर्क रेखा पर स्थित नहीं है ये पूछ रहा है। दोस्तों टोटल 8 राज्य जो है, भारत का टोटल 8 राज्य कर्क रेखा पर स्थित है। कौन कौन सा? तो सबसे पहले देखेंगे
गुजरात जो है वो कर्क रेखा पर, गुजरात के बाद हो गया राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर हो गया ये झारखंड और फिर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद हो गया त्रिपुरा और फिर मिजोरम। ठीक है, तो ये टोटल 8 राज्य जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है। इसमें से कौन सा स्थित नहीं है? तो ओडिशा जो है यह कर्क रेखा पर स्थित नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सुमेलित नहीं है ये पूछ रहा है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला है डॉर्बेराइनर जो कि त्रिक नियम से संबंधित है, बिल्कुल सही सुमेलित है। दूसरा है न्यूलैंड जो कि अष्टक नियम सिद्धांत दिए थे, ये भी सही सुमेलित है। तीसरा है मोसले जो आधुनिक आवर्त सारणी से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा है हाइजेनबर्ग जो कि अनिश्चितता का सिद्धांत जिसे क्वांटम यांत्रिकी के नियम से भी संबंधित है, तो ये जो है ये गलत है। यहाँ पे अपवर्जन नियम दिया हुआ है और ये इससे सुमेलित नहीं है। ये किससे सुमेलित है? तो अनिश्चितता का सिद्धांत से संबंधित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा कथन सही है। पहला है फ्यूज को सदैव परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये गलत है दोस्तों। फ्यूज को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ना कि समानांतर क्रम में, तो ये गलत हो गया। दूसरा है विद्युत फ्यूज सामान्यतः तांबा तथा टीन की मिश्र धातु का बना होता है, तो ये गलत है क्योंकि फ्यूज तार जो है वो तांबा के जगह सीसा और टीन के मिश्र धातु से बना होता है, जिसमें सीसा 60% और टीन जो है वो 40% यूज किया जाता है। तो दोनों के दोनों जो है कथन वो गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हिंद महासागर की गर्म एवं अस्थायी जलधारा है? तो दोस्तों हिंद महासागर की गर्म और अस्थायी जलधारा मोजाम्बिक की जलधारा के साथ साथ अगुलहास की जो जलधारा है वो इसकी गर्म और अस्थायी जलधारा है, तो इसमें मोजाम्बिक का जलधारा दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोजाम्बिक की जलधारा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग हेतु निम्न में से कौन एक महत्वपूर्ण जिम्मेवार कारक है? तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए धान की जो फसल है, दिए हुए ऑप्शन के हिसाब से धान की फसल जो है यह जिम्मेवार होता है। किस प्रकार जिम्मेवार होता है? तो दोस्तों जब धान की खेती की जाती है तो उसमें रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है, और वो रासायनिक उर्वरक नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O का उत्सर्जन बढ़ा देती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धान की फसल। अगला प्रश्न है, बिहार में कौन सी नदी गंगा में दक्षिण दिशा से नहीं मिलती है? तो दोस्तों दक्षिण दिशा से यानी कि गंगा मान लीजिए इधर से बह रही है, तो इधर से आकर ना मिल रही हो ऐसा कौन सा नदी है? तो वो है महानंदा। महानंदा जो है दोस्तों वो बाएं ओर से यानी कि उत्तर की ओर से आकर मिलती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महानंदा। अगला प्रश्न है, मैदान एवं पर्वत तल के बीच उठे समतल भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों मैदान एवं पर्वत तल के बीच उठे समतल भूभाग को पर्वतीय पाद या पठार कहा जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं होती है तो क्या होता है? तो दोस्तों लोकसभा में बजट पारित नहीं होने का मतलब है कि जो सत्तारूढ़ी पार्टी हैं वो अल्पमत के हैं, जिसकी वजह से बजट पारित नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री के साथ उनके मंत्रिमंडल को भी इस्तीफा देना होता है, यानी सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम 2/3 होनी चाहिए, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2/3। अगला प्रश्न है, संसद में संयुक्त अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा कथन गलत है। पहला है, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा है, संयुक्त अधिवेशन की कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रियाओं के नियमों के अनुसार संचालित होता है, तो ये भी सही है। तीसरा है, धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों।
धन विधेयक को लोकसभा के द्वारा अपने विवेकानुसार पारित किया जाता है। तो इसके लिए कोई भी संयुक्त अधिवेशन बुलाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें से गलत ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत हो जाएगा। चलिए चौथा ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, तो ये भी सही है। तो इसमें से गलत कौन सा था, तो वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत था। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखते हैं। इसके उपरांत संसद के किस समिति के द्वारा इसकी जांच की जाती है? तो दोस्तों कैग का जो जांच है वो लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोक लेखा समिति। इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं दोस्तों? तो टोटल मेंबर इसमें 22 होता है, जिसमें से लोकसभा से 15 मेंबर होते हैं और राज्यसभा से 7 मेंबर इसमें होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इनका जो अध्यक्ष है वो विपक्ष दल का नेता होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की संचित निधि पर भारित व्यय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो चलिए देख लेते हैं कि संचित निधि से किस किस को व्यय किया जाता है, यानी पैसे दिए जाते हैं, और किसको नहीं दिए जाते हैं। तो पहला है राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता, बिल्कुल संचित निधि से दिया जाता है, ये सही है। दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन, ये भी भारत की संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। तीसरा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन, ये भी संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। चौथा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते। तो दोस्तों उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते राज्य के संचित निधि से आता है, ना कि भारत के संचित निधि से, तो ये गलत हो जाएगा। जबकि पेंशन जो है वो संचित निधि से आता है, भारत की संचित निधि से। तो इसमें से कौन सा पूछ रहा था कि नहीं दिया जाता है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के विधान परिषद के सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। तो कितनी अधिक नहीं हो सकती है, कितने से? तो 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और सबसे न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो न्यूनतम संख्या जो है वो 40 होती है। विधान परिषद की न्यूनतम संख्या 40 और अधिकतम संख्या जितना टोटल मेंबर है उसका 1/3 होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपात के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो चलिए देखते हैं। पहला है, राष्ट्रीय आपात संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकारें निलंबित कर दी जाती है, तो ये गलत है दोस्तों। राष्ट्रीय आपात के समय कोई भी सरकार निलंबित नहीं की जाती है। हाँ, भले जिस राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस राष्ट्रपति शासन के दौरान उस राज्य का जो सरकार है वो निलंबित किया जाता है, ना कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय। तो ये गलत हो जाएगा, इसमें गलत ही पूछ रहा था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा आपात की उद्घोषणा जारी होने के 1 माह के भीतर अनुमोदन होना आवश्यक है, तो बिल्कुल ये भी सही है। चौथा है, संसद द्वारा आपातकाल में राज्य के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावी रहते हैं, तो बिल्कुल ये भी सही है। 6 माह होते होते उनको फिर से अनुमोदन करके अपना समय बढ़ाना होता है, या फिर स्वतः ही राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हो जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो दोस्तों जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारा जाता है तो उससे बनने वाले अवक्षेप का रंग सफ़ेद होता है, यानी उजला होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 47 में कहा गया है कि राज्य पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करेगा। ये सभी अनुच्छेद जो भी अनुच्छेद दिए हुए सभी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। तो अनुच्छेद 46 में क्या कहा गया? तो दोस्तों अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या फिर दुर्बल वर्ग के जो लोग हैं उनके हितों की चर्चा की गई है अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 48 में
पर्यावरण की रक्षा की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारक स्थान वस्तु की संरक्षण की चर्चा की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बट जाती है क्योंकि। तो दोस्तों क्यों बट जाती है? क्योंकि प्रिज्म की दोनों सतहों पर किरणों का विचलन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रिज्मों की दोनों सतहों पर किरणों का विचलन होता है। अगला प्रश्न है, उत्प्लावन बल निर्भर करता है। तो दोस्तों उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? तो यह विस्थापित द्रव्य के घनत्व पर, गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न त्वरण पर और विस्थापित द्रव्य के आयतन पर निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विस्थापित द्रव्य के घनत्व पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाता है? तो ये होता है दोस्तों प्रतिचुंबकीय पदार्थ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चोट लगने पर रक्तस्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक है? तो दोस्तों रक्तस्राव को रोकने और रक्त जमने में थ्रोम्बोसाइट जो है वो सहायक होता है, यानी विटामिन के जो है वो सहायक होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये थ्रोम्बोसाइट क्या होता है? तो दोस्तों रक्त में मौजूद छोटे रंगहीन कोशिका के टुकड़े होते हैं जिसे हम लोग प्लेटलेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला प्रश्न है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन। अगला प्रश्न है, पीत लवण निम्न में से कौन सी विटामिन की आहार नाल द्वारा अवशोषण में मदद करते हैं? तो दोस्तों यह विटामिन ए, डी, ई और के को आहार नाल के द्वारा अवशोषण करने में मदद करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील विटामिन है, जबकि विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील विटामिन है। अगला प्रश्न है, जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व उत्तरदायी है? तो दोस्तों जल की कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो उत्तरदायी होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों कैल्शियम और मैग्नीशियम को CaCO3 के रूप में दर्शाया जाता है। जो जल की कठोरता को दर्शाया जाता है वो CaCO3 के रूप में दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न है, एक द्विधनात्मक आयन M का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 14 है तथा परमाणु भार 56 है, तो इसमें नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो ये कैसे निकालते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉन जो उसके बाह्यतम कक्षा में घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन की संख्या को जब हम परमाणु भार से घटाते हैं तो उसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकल कर सामने आती है। तो टोटल जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14 और 10 24। 24 को जब हम 56 से घटाएंगे तो निकल कर कितना आएगा? 32 निकल कर आएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 32 न्यूट्रॉन की संख्या होगी। अगला प्रश्न है, विलयन का सबसे प्रमुख गुण है? तो दोस्तों विलयन का सबसे प्रमुख गुण जो है वो होता है समांगी मिश्रण होना, यानी विलयन समांगी मिश्रण होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समांग होना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन त्रिबंध तत्व है? तो दोस्तों त्रिबंध तत्व ऐसे तत्व जो 3 बंध बनाते हों उसे त्रिबंध तत्व कहते हैं। और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइट्रोजन। दोस्तों नाइट्रोजन क्यों होगा? क्योंकि नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 7 होता है, यानी इसके S सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और P सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जो कि किसी अन्य तत्व के साथ यह अपना 3 इलेक्ट्रॉन साझा करके अपने अष्टक को पूरा करता है, तो जिसके वजह से यह त्रिबंध बनाता है, इसलिए नाइट्रोजन त्रिबंध तत्व है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के किस उपवर्ग को हैलोजन वर्ग कहा जाता है? तो दोस्तों हैलोजन वर्ग आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को कहा जाता है, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन ये सारे होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 17वां वर्ग। अगला प्रश्न है,
रासायनिक रूप से इंसुलिन क्या है? तो दोस्तों रासायनिक रूप से इंसुलिन पेप्टाइड है जो कि 2 पेप्टाइड श्रृंखला से मिलकर बनी होती है। दोस्तों इंसुलिन का काम क्या होता है? तो इंसुलिन का काम होता है खून में मौजूद ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में बदलना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पेप्टाइड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? दोस्तों गैर परंपरागत स्रोत क्या होता है? तो यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है जो कि पर्यावरण के अनुकूल ऊर्जा का स्रोत होता है, जिसमें ज्वारीय ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सारी ऊर्जाएं आती हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 सभी के सभी गैर परंपरागत स्रोत ऊर्जा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भारत का कृत्रिम बंदरगाह नहीं है? पूछा इसमें कौन कृत्रिम बंदरगाह नहीं है, यानी मानव निर्मित बंदरगाह नहीं है, तो वो है कोचीन। दोस्तों कोचीन केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जबकि चेन्नई, तूतीकोड़ी और एन्नौर ये सभी मानव निर्मित यानी कृत्रिम बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, लिम्बू जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो दोस्तों लिम्बू जनजाति जो कि किरातल मूल की जनजाति होती है, यह सिक्किम में निवास करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों सिक्किम के साथ साथ यह पश्चिम बंगाल, असम, नागालैंड और पूर्वी नेपाल में भी निवास करते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। हमारा आज का सेशन यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।